दर्शकों को नमस्कार। और आज मैं पुनः स्वागत कर रहा हूं जयपुर डायलॉग्स पर भाऊ तोरसेकर जी का। भाऊ नमस्कार। आज का जो शीर्षक हमने रखा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ समय हो रहा है, ये बनी थी महाविकास अघाड़ी, तो अभी ये महाविकास तो कम कर रही है, ये महाविनाश कर रही है, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ महावसूली की सरकार है, या फिर हमको जो दिखाई पड़ रहा है वो नहीं है और इसके पीछे कुछ और भी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं इसको महाविकास धाड़ी बोलूंगा। हमारे धाड़ धाड़ का मतलब छापामारी जो होती है उसको अच्छा। धाड़ बोलते हैं। तो ये महाविकास आघाड़ी नहीं है, ये महावसूली धाड़ी बन गई। जिस अच्छा। ढंग से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसका ब्यौरा आ रहा है, और खुद कमिश्नर ये बता रहा है। कल तक जो कमिश्नर था वही तो बता रहा है। तो इस पर भरोसा करे ना करे ये बात ही नहीं आती। और जब तक वो वहां है तब तक तो बोलेगा ही नहीं ना। जब तक वहां है वहां उस तक बोलेगा नहीं। तो जब उसको हटाया गया, देखो अप्रूवर जो होता है, माफी का साक्षीदार हम मराठी में बोलते हैं, तो वो तो गुनाह में शामिल होता है। बिल्कुल। तो वो तो क्या बोलते हैं हम, आई विटनेस होता है उस चीज का। तो खुद बिल्कुल कमिश्नर सही जब बात। बोल रहे हैं कि भाई ऐसा सब है, तो उसका मतलब हमें समझना चाहिए कि ये तो धड़ल्ले से चल रहा था। और उसमें अभी रेफरेंस भी आ गए, रश्मि शुक्ला नाम की जो आईएएस अधिकारी है, उन्होंने उसकी बात पूरी बता दी है। उसके सब टेलीफोन सर्वाइलेंस किया था, फोन को रिकॉर्डिंग किया गया है, वो सब आया है ना। अब उसका पेन ड्राइव फडणवीस ने दे दिया है। तो जो चल रहा है वो इसीलिए तो मैंने तो बार बार चिल्ला कर बोला है, यही तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ये सरकार क्यों बनी थी? ये इन्होंने तीन पार्टियों की कुछ अलायंस बनाकर तो चुनाव नहीं लड़ा था। चुनाव खत्म होने के बाद ये अलायंस बनी है। और बनी किस आधार पर? तो बार बार बोलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही है कि मैक्सिमम कमाओ और कम से कम तीन उसके हिस्से करो और बांट लो। यही तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और वो तो चल रहा था, और आज नहीं चल रहा था। अब ये बता रहे, कल पवार साहब हमारे 2 बार प्रेस लेते। अभी देखिए पवार साहब को एक हफ्ते पहले इसी बारे में, वजह के बारे में मुंबई में पूछा गया पत्रकारों से, तो बोले मैं लोकल इश्यूज पर नहीं बोलता। तो इनके लिए ये लोकल इशू था। यानी दुनिया कहती है कि मुकेश अंबानी इंटरनेशनल इशू है, सब्जेक्ट है, और इनके लिए लोकल है। और जाके दिल्ली में जाके लोकल इश्यूज पर दो दो एक दिन 2 दिन में 2 प्रेस लेते। अब जाके इनको पता चला कि ये लोकल नहीं है। तो जिस ढंग से वो दौड़ते दौड़ते आ गए, पवार साहब ने प्रेस लिए, तो उनको समझ में आ गया कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है। अब क्या हो रही है इसका पता नहीं, उनको भी नहीं चल रहा है। तो बात ये है कि रंगे हाथों पकड़े गए, यही प्रॉब्लम है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो भी वसूली हो रही है उसको 3 तरफ बांटा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है उसको कुछ नहीं मिल रहा, और इसीलिए कांग्रेस जाके ऊपर सोनिया गांधी को बोल रही है कि हमें मिल कुछ नहीं रहा है और बदनामी हमारी भी हो रही है। बिल्कुल ना। मैंने देखिए, मैंने आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोला था। जी। 3 हिस्से बट रहे हैं ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बोला था? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या था कि भाई ऐसे लूटेंगे और 3 हिस्सों में बटेगा। तो कांग्रेस का मानना यह है कि 3 हिस्सों में नहीं बट रहा है। तकलीफ उसकी है, तकरार उसकी है। और आपको याद होगा कि बार बार कांग्रेस के लीडर यही तो बता रहे हैं कि ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे। और सरकार किस बात पर चल रही? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, यानी लूट पर। और लूट का हिस्सा मिल नहीं रहा है, इसकी तो कांग्रेस बार बार तकरार कर रही थी ना। बीच में आपको याद होगा 4-5 महीने पहले मेरा ख्याल है अशोक चौहान वगैरह लोगों ने कंप्लेंट की थी
कि खुद राहुल गांधी ने की थी कि भैया ये तो शिवसेना की या राष्ट्र एनसीपी के गवर्नमेंट है, हम तो उसमें है लेकिन हम निर्णय प्रक्रिया में नहीं है। तो निर्णय प्रक्रिया का मतलब निर्णायक हिस्सा नहीं मिल रहा है, हम लोग समझ नहीं पाते। हम बारीकी से अगर समझ ले तो राहुल गांधी क्या बता रहे थे, उसका हिस्सा नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम निर्णायक प्रक्रिया में नहीं है। जो आखिर कुछ आता है उसका हिस्सा तो नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब हम सरकार में है लेकिन सरकारी हिस्सा नहीं है। कांग्रेस अब क्या करेगी? इस पूरा जो ये वाकया हुआ है, इसके बहाने से अपना हिस्सा पक्का करेगी या कि हिस्सा नहीं मिल रहा है इसको लेकर सरकार छोड़ेगी? आपको क्या लगता है? सरकार नहीं, मैं तो मानता हूं ये सरकार गिराने का मामला है ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। और मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ, ये शुरू से बोल रहा हूं, ये मामला सरकार गिराने का वगैरह नहीं है। ये मामला आपको एक याद दिला दूं तो पता चलेगा। कुछ साल पहले की बात है, कुछ साल पहले की, शायद समझो 8-9 साल 10 साल पहले की बात होगी। दिल्ली में एक मुंबई पुलिस ने छापा मारा था, ट्रैफिक में रास्ते में एक कार रोकी थी और उसमें विकी मल्होत्रा नाम का एक शार्प शूटर था, मुंबई का गैंगस्टर, उसको रोका था और उसको कब्जे में लेने की कोशिश की। तो उस गाड़ी में एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी था, वो बोला वैसे तो आपको उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि दिल्ली ये आपका जुरिडिक्शन है नहीं, आप मुंबई पुलिस वाले हो, आपको दिल्ली पुलिस की मदद से ही इसको कब्जे में लेना पड़ेगा। तो आप अगर आप आग्रह कर रहे हैं तो आप दिल्ली के पुलिस से कांटेक्ट करो, दिल्ली कमिश्नर को कांटेक्ट करो, उनको यहाँ बुलाओ, वरना उसको आप पकड़ नहीं सकते, मैं आपको कब्जा नहीं लेने दूंगा। और रास्ते की बात है, भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर विकी मल्होत्रा को रोका गया था और उसके साथ एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी था। आखिर में दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसका ट्रांजिट रिमांड लेके ही विकी मल्होत्रा को मुंबई लाया गया था। विकी मल्होत्रा ये छोटा राजन का शार्प शूटर था। आपको मालूम है वो जो मैं बोल रहा हूँ, जो गाड़ी में वो बैठे थे, उस गाड़ी में जो आईपीएस ऑफिसर था, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, उसका नाम आपको मालूम है? नहीं। हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। वो आईपीएस अधिकारी पिछले 6 साल से भारत का सुरक्षा सलाहकार है, जिनका नाम अजीत डोभाल है। कुछ समझे आप? कुछ समझे? तो मुंबई पुलिस और आईबी रॉ का झगड़ा आज का नहीं है, इसके लिए मैंने ये सिर्फ रेफरेंस दिया, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। न, मैं समझ गया। अजीत डोभाल जी दाऊद को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो मुंबई उसके पुलिस ने लिए उसमें बीच विकी में हस्तक्षेप मल्होत्रा और करके दाऊद को बचा लिया। मेरा ख्याल है कि उसके साथ शायद लकड़ा वाला या अय्याज नाम का कोई और एक लड़का था, जिनको ट्रेनिंग दिया था। और मैंने उड़ते खबरें सुनी थी कि उनको कराची भेजा जाने वाला था और एक दिन पहले उनको मुंबई पुलिस ने रोका था, पकड़ा था, ट्रांजिट बेल लेके उनको मुंबई लाया गया था। तो इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। आम लोगों को ये सब बातें समझने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जो बात ये ऐसी बातें करेंगे तो जो कुछ चलता है देश हित में चलता है उसको बाधा नहीं आनी चाहिए। भले हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है लेकिन उस पर जाहिर बातें नहीं करना। वो तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो समझदार को इशारा काफ़ी, हमारे दर्शक अधिकतर समझ ही गए होंगे कि मुंबई पुलिस कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। मेरे पास तो कोई सबूत नहीं, आप निश्चित रूप से बेहतर जानते हैं कि मुंबई पुलिस तो दाऊद के इशारों पर नाच रही है लगभग पिछले 20-30 साल से। और जब भी
इसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश होती है तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं वो सब लग जाती हैं इस पूरे इकोसिस्टम को बचाने में। बिल्कुल बिल्कुल लग जाती है। देखिए, अब आपको बता दूं कि हमारे होम मिनिस्टर जो है, और 15 साल से होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास थी, फिर इन्होंने कुछ तिकड़म करके सरकार लाई है, फिर भी होम मिनिस्ट्री उनके पास है, इनका ही होम मिनिस्टर है। अब दूसरी बात बता दूं कि पिछले, मेरा ख्याल है 1-1.5 साल शायद पहली बात होगी, कि मुंबई एक बड़ी प्रॉपर्टी का सौदा हो गया था, और उस सौदे में इकबाल मिर्ची, जो दाऊद का बड़ा साथी माना जाता है, उसकी प्रॉपर्टी खरीदी बेची गई। उसमें एनसीपी के एक बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल का नाम आया था। तो इससे ज्यादा मुझसे बात मत करो, मुझे बोलने की प्रेशर मत लाओ। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, इस पर आप उसके क्या बोलते हैं, दुआ पकड़कर आप कहाँ तक जा सकते हैं जाइए, श्रोता भी जाएंगे। मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं नहीं मानता कि ये सरकार गिराने की वगैरह कोशिश है। देखिए, राष्ट्र हित में जो इंटरनेशनल लेवल पर गेम चलते हैं, वो एक स्टेट की सत्ता के लिए नहीं होते। इसमें बहुत बड़ी, अब देखिए सितंबर में, मेरा ख्याल है सितंबर में मालेगांव में जो हुआ था, तो मालेगांव के संबंध में कर्नल पुरोहित को पकड़ा गया था, साध्वी प्रज्ञा सिंह को पकड़ा गया था, और उसके बाद हिंदू टेरर का नाटक चलाया गया, और बिल्कुल 5 या 6 हफ्ते में अजमल कसाब की टोली मुंबई तक पहुंच गई। कितना बड़ा हादसा हुआ आपको मालूम है? और कर्नल पुरोहित क्या कर रहा था? मिलिट्री इंटेलिजेंस में था। और जितनी कहानी मुझे पता है, ये अकेले के बलबूते पर वो कर्नल पुरोहित ने जो इंफॉर्मेशन निकाली थी, उसे कांडला से लेके कोचीन तक पाकिस्तानी और आईएसआई और दाऊद की सब गतिविधियां तो बंद कर डाली थी। उसको पकड़ा गया और मुंबई में अजमल पहुंच गया। कर्नल पुरोहित बाहर होता तो अजमल कसाब मुंबई में नहीं पहुंचता। आप समझ लो, बस इतना ही बोलूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। मैं आपको सब आप और आपके दर्शकों को ये रेफरेंसेस दे रहा हूं, उस पर जाके ढूंढो, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन ले लो। मैं तो सब बताऊंगा नहीं। या अच्छा, एक बात समझ लो कि मुझे कोई बताता नहीं, मैं कहां से न्यूज लेनी है उसमें से। देखो, मैं सब न्यूज़पेपर, वेबसाइट, इनको कचरे का ढेर मानता हूं। उसमें से हमको क्या निकालना है? कचरे का जो ढेर होता है, उसमें चींटियां होती है, चूहे होते हैं, बिल्लियां होते हैं, कुत्ते होते हैं। कोई गरीब आदमी उसमें से प्लास्टिक या कार्डबोर्ड भी निकाल लेता है, बोतल प्लास्टिक निकाल लेता है। मैं भी वैसा ही क्या बोलते हैं, स्क्रैप कलेक्ट करने वाला हूँ। आप तो सागर में से मोती ढूंढते हैं मतलब। नहीं, मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, डॉट्स कनेक्ट करता। ये तो अब एक चीज और इस पे बात करते हैं। ये तो जो हो रहा है वो सब हमारी आंखों के सामने है, झगड़ा चल रहा है। ये परमवीर सिंह जो अभी कह रहे हैं, तो परमवीर सिंह को तो भाजपा ने भी अच्छी अच्छी पोस्टिंग दी थी। ठाणे का पुलिस कमिश्नर था, पुणे का पुलिस कमिश्नर था। तो नहीं, देखिए, भाजपा ने दी थी ये बात बोलना गलत है। जो रूटीन होता है उस पे उनको अगर देना है तो देना पड़ेगा, वो आप रोक नहीं सकते। लेकिन को मुंबई का कमिश्नर बनाने का काम इन्होंने किया। और कल तक अब देखिए, पवार साहब ने इसकी इंक्वायरी रिवेरो साहब को करने को बोली। यानी नाम किसका आगे लाया? रिवेरो का। अब रिवेरो साहब कौन है? रिवेरो ने ही तो देश में पहली बार एनकाउंटर का सिलसिला शुरू किया 80s में। जो विजय सालस्कर जो 26/11 में मारे गए कामटे और करकर के साथ, वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे।
तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाने के जनक अगर कौन हो गए तो रिबेरो रहेंगे। अब देखिए, जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट हुई थी, तब तब रिबेरो साहब ने 2 आर्टिकल लिखे थे द ट्रिब्यून नाम के पेपर में। उसमें उन्होंने लिखा था, दिस इज हिमालयन ब्लंडर। ऐसे जब यस सर ऑफिसर होते हैं तो वो दुनिया के लिए, समाज के लिए और एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा धोखा होता है। ये रिबेरो ने लिखा था। अगर आज पवार बोलते रिबेरो रिबेरो, तो उन्होंने पहले बता दिया तो आपने पढ़ा नहीं था कि परमवीर जो कर रहे वो गलत है। ये बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर है। एक जर्नलिस्ट को, जिसका टॉप मोस्ट नेटवर्क है, उसको अरेस्ट करना ये ब्लंडर है, ये बोला था। तब पवार ने नहीं सुना था। वो तो लिखते, आर्टिकल लिखते तो वो रिपोर्ट ही है, वो पढ़ो। और तब अगर अनिल देशमुख का कान पकड़ा जाता तो यहां तक बात पहुंचती नहीं है। ये पवार को, 80 साल के पवार को 73 वाला भाऊ तोड़ से कर समझाएगा। 60 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, आप बार बार चीफ मिनिस्टर रहे और हर बार खुद पवार ही होम मिनिस्टर रहे जब तक चीफ मिनिस्टर थे। तो इनको पुलिस क्या करती है मालूम नहीं है, इंक्वायरी करने की बात कर रहे हैं। तो रिबेरो रिबेरो आप बोल रहे हो, तो रिबेरो का जो कहना है वो पहले से जाहिर है। आप समझने की कोशिश करो, उससे कुछ उठाओ, समझ लो। रिबेरो आपको बचाने की ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको कहां सुनना है। आप तो सामना पढ़ते हो, आप तो सामना पढ़ते हो। तो पढ़ो, रिबेरो का मत पढ़ो। तो ये तो होना ही था, हो गया, अब चलेगा और बहुत दूर तक जाएगा। ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। एक गवर्नमेंट के गिराने की वगैरह कोशिश बिल्कुल नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ा राष्ट्र हित का मामला है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो सड़े गले लोग हैं उनको उखाड़ के फेंकने का मामला है। कंगना बोली थी ना, जो उखाड़ना है उखाड़ो, तब सामना में हेडिंग था उखाड़ दिया। अब सोचते रहेंगे कि क्या उखाड़ दिया और किसने उखाड़ दिया। सामना के संपादक के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो तो बड़े चाणक्य बने बैठे शिवसेना के और महाविकास आघाड़ी के। जब ये सरकार बनी थी तो महायुति तोड़ने से लेकर सरकार बनने तक और आज तक वो ऐसी बातें करते हैं कि समझो वही तो आघाड़ी के चाणक्य है। तो जो ये सरकार बनी थी, तब मैं ये वीडियो में नहीं था, तब मैंने मेरे ब्लॉग पर लिखा था, जब जोकर या विदूषक को चाणक्य बना देते हुए ना, तो चंद्रगुप्त को मरकट लीला करनी पड़ती है। और देखिए अब क्या हो रहा है। मैंने तो लिखते लिखते लिख दिया था, लेकिन वो तो भविष्यवाणी हो गई। आज चीफ मिनिस्टर होकर भी इतने दिन हो गए, 4-6 दिन, लेकिन चीफ मिनिस्टर बोल नहीं पा रहे सामने आके। और चाणक्य तो रोज बोल रहे और बोलते रहेंगे जब तक पूरा डुबाएंगे नहीं, तब तक बोलते रहेंगे। और बाद में पूछेंगे पूरे डूबे कि नहीं, नाक कान में पानी गया कि नहीं, कि और डालू, ये भी पूछेंगे। तो चलते रहने दो। इस पे एक राजनीतिक प्रश्न पूछूंगा भाऊ। हाँ बोल। राजनीतिक प्रश्न यह है कि जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आप ये सही कह रहे हैं कि भाजपा को कोई जल्दी नहीं है सरकार को गिराने की, क्योंकि सरकार को गिरा के करेंगे भी क्या। क्योंकि जो ये महा अघाड़ी के या महाधाड़ी आपने बोला, महावसूली धाड़ी के जो सदस्य राजनीतिक दल हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई विशेष रुचि इनसे समझौता करने में है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इसी तरह से चलती रहेगी, या कांग्रेस खींच के, या राहुल गांधी के जो यहाँ के भोंपू हैं हमारे संजय निर्मोल जी, जो वही बोलते हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं, तो राहुल गांधी के अध्यक्ष बनते ही आपको लगता है कि ये कांग्रेस ही इसको सरकार को गिराएगी और फिर नया चुनाव होगा, दूसरी सरकार नहीं बन पाएगी, तो
और फिर नया चुनाव होगा तो क्या स्थितियां बनेंगी। ये 3 सिनेरियो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 2 3। नहीं, भाजपा मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ कर सरकार नहीं बनाएगी, ये तो मैंने बार बार बोला है। जी। भाजपा मिड टर्म पोल के लिए ही जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है जिस ढंग से कुछ 1.5 साल में कारोबार हुआ है, उससे तो उनको अपने आप में बहुमत मिलने वाला है, तो युग को तोड़ फोड़ कर मिली जुली सरकार बनाएंगे, उसमें ज्यादा कमिटमेंट देनी पड़ेगी, तकलीफें ज्यादा होगी, तो वो सरकार में नहीं जाएंगे। और देखिए, अब सरकार चलाना है तो बड़ी मेहनत करके, गड्ढे में पड़ा हुआ मामला जो है उसको उठाने में ज्यादा तकलीफ होती। हम घर में नल खोल देते हैं ना तो पानी अपने आप आ जाता है, तो अपने आप नहीं आता। गांव में कोई पानी कुएं से निकलता है तो उसको ताकत लगानी पड़ती है, एक बाल्टी पानी लाना है तो इतना ताकत लगा के नीचे से उठाना पड़ता है। और हम घर में नल खोल देते हैं तो हमारे ऊपर जहाँ कहीं टंकी बिठाई है उधर से पानी आ जाता है आसानी से। तो आज अगर बीजेपी यहाँ तोड़ फोड़ कर सरकार बनाएगी तो उसमें और उसको मेहनत करनी पड़ेगी और अगला चुनाव भारी पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि बीजेपी में उतनी अकल है कि भाई मिड टर्म पोल अच्छा रहेगा, तो ये तो नहीं होने वाला। दूसरी बात आपने जो पूछी है कि क्या राहुल गांधी, मैंने सुना है, आज दोपहर से सुन रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के नेता है उनको राहुल ने बताया जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आज बैठकर मीटिंग करो और मुझे रिपोर्ट भेजो। इसका मतलब कांग्रेस शायद 1-2 दिन में भी इससे निकलने की कोशिश करेगी और शायद सरकार गिर भी जाएगी, लेकिन वो मामला अलग है। उससे परमिंदर सिंह वाजे ये सब उसका, हाँ ये तो देखिए, जिसको कोलाटरल डैमेज बोलते हैं, इसलिए सरकार गिर सकती, लेकिन जो चल रहा है वो सरकार गिराने का मामला है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने इसको स्पष्ट रूप से समझाया है, बहुत सुंदर सहज तरीके से। अब इसमें जो नुकसान होगा, अब हम आगे चलते हैं। पहले तो एक पहले का प्रश्न पूछ लेता हूँ, मैं सदैव से इसके प्रति उत्सुक रहा हूँ, आपकी बड़ी अच्छी गहरी दृष्टि है महाराष्ट्र की राजनीति पे। तो आपको लगता है कि पिछले चुनाव में ये जो निर्णय लिया भाजपा ने शिवसेना के साथ ही चुनाव लड़ने का, जबकि चारों तरफ से ये लग रहा था कि ये शिवसेना जो है वो धोखा कर सकती है, नीचे के जो कार्यकर्ता थे वो भी नहीं चाहते थे, उसके बाद भी निर्णय लिया कि शिवसेना के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये सही निर्णय था क्या? नहीं, वो तो निर्णय गलत था। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैंने किताब लिखी थी उस पर कि अगर अकेले जाते तो बीजेपी अकेले दम पर 150 सीट ला सकती है, और अगर अच्छी ढंग से इनकी युति हो गई तो 220 भी आ सकते। तो मैंने 2 ऑप्शन रखे थे, और बाद में एक कार्यक्रम में खुद फडणवीस ने भी मान दिया कि भाऊ ने दिया हुआ अगर पहला ऑप्शन मान लेते तो आज हम सत्ता में बैठे होते, ये फडणवीस ने भी मान दिया। लेकिन वो बात अलग है, पॉलिटिकल आकलन जो होता है हमारा हमारा वो तो मैंने लिखा था, उनको सुनना है ना सुनना है उनकी बात होती। अब जब आप देखेंगे तो मैं मानता हूं कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, तो मैंने शिवसेना को भी साबित करने की बहुत सारी कोशिशें पिछले 1 साल में बार बार की है, लेकिन वो अगर नहीं सुनेंगे तो क्या है। हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, हाईवे से जा रहे हैं, तो हर जगह हमको बोर्ड लगाए दिखे कि भाई अपघात क्षेत्र है, स्लो जाइए, टेढ़े मेढ़ा रास्ता है, तो उससे सब हल्के, ये कौन बोलने वाला है। तो आप खाई में भी गिर सकते हैं तो गिर जाओ, वो आपका मामला है। मैं तो घाटी में हाईवे पर लगा हुआ एक बोर्ड हूं, तो मैं तो साबित करूंगा हर पार्टी को। तो उस वक्त भी मैंने बीजेपी के लिए बोला था कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अकेले जाओगे, क्योंकि बात ये थी कि ये 5 साल से इकट्ठे सत्ता में रहे लेकिन झगड़ते रहे। अब अगर और अपने आप में अकेले के बलबूते पर लड़ने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही थी, तो जब सीटें बटेगी तो आपको सीट मिली, उसके लिए खिलाफ आपका जो दोस्त है उसका ही कोई कैंडिडेट बंड करके खड़ा हो जाएगा। और
दूसरा है उधर आपका खड़ा हो जाएगा तो टांग खींचकर आप अपने आप में गिर जाओगे, तो संख्या कम हो जाएगी, वो कम हो गई। तो वो निर्णय गलत था ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी के तो जो पॉलिसी है वो तो मैं नहीं तय कर सकता, वो उनको करनी है। तो वो निर्णय गलत था, और उसके बाद भी उद्धव ने जो निर्णय लिया है उसकी कीमत उनको अभी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि इसमें देखिए, अब देखिए आप समझ लो, आज पवार साहब बोल रहे हैं कि ये सरकार गिराने की कोशिश है, तो आप क्या कर रहे थे? ये जब सरकार बनी नहीं थी और तोड़ मोड़ कर बनाने की कोशिश चल रही थी, तो IBN लोकमत जो न्यूज 18 का एक मराठी चैनल है, उसके रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए पवार साहब बोले कि हमने 2014 में बीजेपी को सपोर्ट इसीलिए दिया था कि शिवसेना और बीजेपी में दरार आ जाए। तो अगर 5 साल से आप करते वो क्या बोलते हैं चाल होती है, और अगर वही कुछ बीजेपी करे तो षड्यंत्र होता है। ये क्या मामला है? बात तो एक ही है, आप उनको गिराने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी करती है वो षड्यंत्र है, तो पवार या शिवसेना करते वो भी षड्यंत्र है। हाँ, लेकिन एक बात आपने जो पूछी कि भैया बीजेपी का निर्णय गलत था, बिल्कुल गलत था। वो मैंने लिखा है, मेरी किताब है, मेरी किताब भी है उस पर, महाराष्ट्र के चुनाव पर। और ये किताब भी मैंने 1.5 महीने पहले लिखी थी, जब चुनाव का कैंडिडेट्स अर्जी दाखिल न करे उससे पहले की। अब यदि चुनाव होते हैं अगले 6 महीने में, 1 वर्ष में, तो क्या स्थिति बनेगी? अब चुनाव होते तो सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना का होगा, क्योंकि देखिए इसमें शिवसेना बची ही नहीं है, शिवसेना बची नहीं है। मैं जो शिवसेना जानता हूं, देखिए जब मुंबई तक सीमित सीमा थी 85 तक, उसके बाद उनका उनका जो मुखपत्र था, सामना तब नहीं था, सामना 89 में शुरू हो गया। तो 85 से लेकर 88 तक शिवसेना का मुखपत्र जो सामना मार्मिक था, उसका मैं एडिटर रहा हूं। तो शिवसेना महाराष्ट्र में फैलते हुए मैंने देखा है। शिवसेना महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी बनेगी, 2 नंबर की पार्टी बन सकती है, ये मैंने लिखा तो मेरे दोस्त पत्रकारों ने मेरा मजाक उड़ाया था, भाऊ कुछ भी बोलता है। लेकिन 1960 से लेकर 90 तक पहली बार कोई अकेली पार्टी अपोजिशन, रिकॉग्नाइज अपोजिशन बनी, तो वो शिवसेना बनी। तो मैंने देखा है नजदीक से, तो वो जो शिवसेना थी वो आज रही नहीं है, बाला साहब की नहीं है। लोग बोलते हैं उद्धव की है, मैं नहीं मानता, ये आदित्य ठाकरे की जो कुछ है वो आदित्य ठाकरे की है। इसलिए मैं उसको शिवसेना नहीं मानता, मैं उसको युवा सेना मानता, जिसके अध्यक्ष और नेता आदित्य ठाकरे। तो वो शिवसेना अगर बची नहीं है, आपको मालूम है शिवसेना की पहचान क्या थी? एक बार ऐसा, एक समय ऐसा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी माना गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस चलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन शिवसेना है। 300 से ज्यादा एम्बुलेंस अकेले मुंबई थाना डिस्ट्रिक्ट इसमें थी। और आज हम देखते हैं, एक साल में कोरोना काल आप देख रहे हैं, मुंबई की बहुत सारी न्यूज आपने देखी होगी, कहीं आप शिवसेना रुग्णवाहिका सेवा ऐसी गाड़ी दौड़ते देखिए? अगर नहीं देखिए तो शिवसेना रही कहां? मैंने बार बार ये हमारे वीडियो में लिखा है, बोला है, लिखा है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट ये शब्द ही नहीं था, तब मुंबई ठाणे में डिजास्टर मैनेजमेंट माने शिवसेना थी। तो वो शिवसेना लोगों ने मान ली थी, उसके सराहना की थी। तो वो शिवसेना अगर रही नहीं है तो वोटर कहां से रहेगा? आपको दिखाई देगा चुनाव। हाँ, एक बात है, उसका फायदा एनसीपी को मिलेगा, कांग्रेस और शिवसेना इसमें बहुत बड़ा मार खाएगी। यही तो लोग कहते थे कि ये तो शरद राव की चाल है कि अंत में सिर्फ बीजेपी और एनसीपी ही रह जाए और कांग्रेस और शिवसेना समाप्त हो जाए।
ऐसा जब ये महायुति, ये एक महाविकास अघाड़ी, या जैसा आप कहते हैं कि महावसूली दाढ़ी बनी थी, तब इस तरह का लोग कहते थे। लेकिन मैंने जैसा मेरा एक सेंटेंस आपको बताया, वैसा कंगना का ट्वीट का एक सेंटेंस बता दो। जी। उसका जब वो तोड़ा गया था बुलडोजर लाके, तो उसने ट्वीट किया था, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। तो पवार साहब भी ये समझ ले कि हम हर समय आप ही चाल चलेंगे और सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब देखिए, पिछले कुछ महीनों से ये यूपीए के चेयरमैन बनने चले थे। कांग्रेस में कोई लीडरशिप है नहीं, यूपीए का नया रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, ये तो कांग्रेस उस पर गुस्से में थी। अब अगर कांग्रेस निकल जाती है तो ये सरकार गिरेगी। तो ये बनने चले थे यूपीए के अध्यक्ष, लेकिन महाराष्ट्र में यूपीए बचेगी। तो आपके हिंदी में बोलते हैं ना, दुबे बनने निकले थे छब्बे और दुब्बे बनकर वापस आ गए। तो पवार साहब की भी हालत क्या हो गई देखो, कि जो मुंबई में बोलते हैं लोकल इश्यू में वाजे वगैरह, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, और दिल्ली में जाके दो प्रेस ले रहे 2 दिन में। तो दुबे चौबे छब्बे दुबे आप बोलते हिंदी में, वही तो हो गया। वही हो गया, चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दुबे बन के वापस लौटे। देखिए, एक बात होती है, एक बात समझना जरूरी होती है कि 1.5 साल से इस पर अमित शाह बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने शब्द दिया था आधी आधी सत्ता, चीफ मिनिस्टर भी शिवसेना को आधा टाइम मिलेगा वगैरह, लेकिन अमित शाह चुप बैठे, बिल्कुल चुप बैठे। और इस महीने के मेरा ख्याल 1 महीने पहले वो कोकण में आए थे, और तब जाके उन्होंने मुंह खोला। उसके बाद घटनाक्रम कैसे बदलता गया वो आप देख सकते। हेलो जी। वो कोकण में आए थे, और उसके बाद उन्होंने नारायण राणे के कुछ मेडिकल कॉलेज का फंक्शन में आए थे। वहां उन्होंने पहले मुंह खोला कि मैं बंद कमरे में कोई राजनीति की बात नहीं करता, जो कमिट करता हूं खुलेआम करता हूं, खुलेआम करता हूं। अब मुझे बोलिए कि शरद पवार जी है, संजय राउत है, बोल रहे कि अरे तो परमवीर तो बदली करने के, ट्रांसफर के बाद बोल रहे, पहले क्यों नहीं बोले? ठीक है, परमवीर जिस कारण से आप उसको झूठा बोल रहे हो, तो आप भी झूठे हो उस निकष पर, उस कसौटी पर आप भी झूठे हो। क्योंकि देखिए, जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो बार बार मैं फिर लौट कर आऊंगा, ये देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, मतलब मैं ही चीफ मिनिस्टर बनकर आऊंगा। उनके नाम पर मोदी और शाह भी बार बार बोल रहे थे हमारा कैंडिडेट आपके सामने है। तो उस स्टेज पर बहुत बार उद्धव जी भी बैठे थे, उद्धव जी ने खड़ा होकर बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपने हमको शब्द दिए, जबान दिए कि शिवसेना का भी चीफ मिनिस्टर आधे समय होगा, आपने नहीं बोला था उस वक्त। रिजल्ट आने तक आपने नहीं बोला था, रिजल्ट आए उसके बाद आप बोले। तो आज परमवीर को बोल रहे हो कि आप जब कमिश्नर थे तब क्यों नहीं बोला? तो चुनाव चल रहा था तब उद्धव जी, संजय राउत क्यों नहीं बोल रहे थे? तो अगर आज परमवीर झूठा है तो संजय राउत भी उतने ही झूठे हैं, क्योंकि आप रिजल्ट आने तक उस पर चुप बैठे थे। आप रिजल्ट होने तक चुप बैठे थे, तो आप भी उस समय के परमवीर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी जो देखने में आया था कि अभी जो ये चुनाव हुए थे, कुछ काउंसिल के चुनाव हुए थे, उसमें तो ये जो महा वसूली धाड़ी है, ये तो जीत गई थी। नहीं नहीं, वो तो कारपोरेटर्स आपने तोड़े हैं ना, चुनकर आए हुए कारपोरेटर्स।
तोड़कर आप कुछ मैथमेटिक्स बनाते हो, वो तो लोकमत नहीं होता, जनमत नहीं होता, उसको जनाधार नहीं है। जो 4 साल पहले चुनकर आ गए हैं उनको आपने तोड़कर लाए हैं, तो वो जनाधार नहीं होता। देखो मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो, बीजेपी ने एमएलओ को रिजाइन करने को बोला और फिर से उनको चुनकर लाया है। आपने किसी को चुनकर नहीं लाया है। ये जो शिवसेना के लोग हैं वो महायुति करके चुनकर आए हुए। आप मोदी के प्रचार से चुनकर आए हुए और बाद में जाते हो तो आप झूठे हो। सही कह रहे हैं, लेकिन अभी शिवसेना ने तो ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अमरावती से, ये मैंने पढ़ा था, मिला सकते, वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए सत्ता के लिए कोई भी, अब ममता बनर्जी भी मंदिर जाने लगी है, हाँ। शायद 2 मई के पहले जय श्री राम भी बोलने लगे। जब आप सत्ता के लाचार होते तो आप कुछ भी कर सकते। हाँ, फिर ये आप बोलोगे तो कहेंगे फिर आपने भी महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाया था। बिल्कुल मिलाया था, बिल्कुल मिलाया था, लेकिन 3 साल में 370 भी हटा दिया और सरकार तोड़कर हटा दिया। तो वो चाल होती है, वो चाल होती है। अगर सत्ता के लिए था तो चला लेते, 5 साल पूरा कर देते, नहीं किया। वो 370 हटाने के लिए खेला हुआ गेम था और ये सिर्फ सत्ता की अभिलाषा से की हुई दगाबाजी है। उसमें फर्क होता है, उसमें फर्क होता है। जी, आपने ममता बनर्जी का नाम लिया अभी, आपको क्या दिखता है बंगाल में 2 मई दीदी गई होगा क्या? बिल्कुल ऐसा, वो तो मान रही है ना, वो तो मंदिर क्यों जाने लगी। देखिए पहली बात है कि 2 चुनाव आपने अपने बलबूते पर जीते थे। जब लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ उसके बाद आपने प्रशांत किशोर को हायर किया, इसका मतलब आधी हार तो मान ली। अब प्रशांत किशोर भी बोलने लगा है, इसका मतलब पूरी हार मान ली। प्रशांत किशोर ने आज तक बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को मदद की है, लेकिन वो खुले आम मैदान में नहीं आए, नहीं आए। इस बार वो खुद मैदान में आ गए, यानी प्रशांत किशोर ने भी हार मान ली। जब तक प्रशांत किशोर मैदान में आए नहीं थे तब तक मैं मान लेता था कि ममता बनर्जी बहुमत गंवा रही। लेकिन जब प्रशांत किशोर बोलते हैं कि 2 डिजिट से आगे बीजेपी नहीं जा रही, इसका मतलब उनको मालूम है कि ये बहुमत पार कर रहे। आपको और एक रेफरेंस याद दो, देखिए गेम, ये माइंड गेम होता है। वो कैसे चलता है, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं हमारे क्रिकेट वाले, तो जो चलता है माइंड गेम, तो आपका मन विचलित करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ बकते रहो। तो आपको याद होगा कि 2014 का चुनाव चालू था और मेरा ख्याल है शायद 7 में से 5 दौर पूरे हो गए थे। तब मोदी जी ने एक बात बोली थी, जब वाराणसी का वोटिंग बाकी था, तब मोदी बोले थे, एक सभा में बोले थे, जो चुनाव के संदेश आ रहे हैं उससे मैं बोल सकता हूं कि माँ बेटी की सरकार गई। ये मोदी का वाक्य है जो उन्होंने बोला था, माँ बेटे की सरकार तो गई, लेकिन जो आने वाली है वो अगर मजबूत करनी है तो और धड़ल्ले से वोटिंग अच्छा होना चाहिए। तो उनको मालूम था कि जिस ढंग से वोटिंग चल रहा है उससे तो एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन अकेले बीजेपी को बहुमत लाना है तो और जोरों से ताकत लगानी पड़ेगी। वो सिग्नल था। 2 दौर बाकी थे और मेरा ख्याल है कुछ 80 या 90 सीट बाकी थी। तो देखा आपने 282 निकले और 330 से ज्यादा एनडीए के निकले थे। तो वो जो गेम होता है, वो जो गेम होता है वही गेम चल रहा है। ममता
पर प्रेशर जो लाया गया है वो प्रेशर में खुद प्रशांत किशोर भी झुक गए और बोल रहे हैं कि 2 डिजिट से ज्यादा नहीं आएंगे, और ज्यादा आएंगे तो मैं ये धंधा ही छोड़ दूंगा। तो आपने मान दिया कि धंधा है, आपने मान लिया धंधा है। वो जो जगजीत सिंह का गाना है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाऊ अब ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे, अब उनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। और दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारा सहयोग यथावत करते रहें। अब प्रश्नोत्तरी। भाऊ प्रश्न शुरू करने से पहले एक प्रश्न मैं और पूछ लेता हूँ, बीएमसी इलेक्शन में क्या हुआ? कौन सा? मुंबई? मुंबई नहीं, बीएमसी में तो देखिए क्या बात है, लास्ट टाइम ही पहली बार बीजेपी और शिवसेना लेवल पर आ गए। 2 सीटें ज्यादा थी, 84 और 82 हो गए। बीजेपी ने उसके पहले बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन ये 25-30 के आगे नहीं जा पाते। तो सोचना जरूरी कि 82 कहां तक क्यों हो गए। तो वो पहली बार कांग्रेस दुबली हो गई थी और बीजेपी शिवसेना के खिलाफ लड़ रही थी। तो जो अमराठी, बिगर मराठी है और एंटी शिवसेना है, जो कांग्रेस के पास था, वो वोटर पूरा का पूरा नहीं तो बहुत सा एंटी शिवसेना बिगर मराठी वोटर जो था वो बीजेपी के पास चला गया। इसलिए तो आपको याद होगा कि जो नया मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष लाया गया, अशोक भाई जगताप, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम तो अकेले बलबूते पर लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मुंबई में उनका वोटर बिगर मराठी है, जो शिवसेना के खिलाफ लड़े तो ही अपने साथ आ सकता है। तो वो तो पहले से ही बीजेपी के पास चला गया। बचा कुछ है वो बचाने के लिए उन्होंने ये घोषणा की। लेकिन जबकि आप गवर्नमेंट में उनके साथ बैठे हो और बताओगे कि हम शिवसेना के खिलाफ है, तो लोग तो मानेंगे नहीं। जो लास्ट टाइम भी कांग्रेस के साथ बचे हैं वो भी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे शिवसेना के जो समर्थक है उनको फ्रस्ट्रेशन आ गया। मैं जानता हूं ऐसे लोग 80 में 90 में जो शिवसेना के विभाग प्रमुख रहे, नेता रहे हैं, एमएलए रहे, कारपोरेटर्स रहे, वो मेरे संपर्क में होते हैं। उन्होंने मुझे बताया, वो रोज हमेशा बातों में फोन बीन होते हैं। तो वो भी हट गए। लड़ने के लिए शिवसेना के पास सेना ही नहीं है, सत्ता है। इसलिए मैंने आपको वो बात बता दी। देखिए, एक एक आपको उसका एग्जाम्पल दे दूं। एक जमाना था 80s में, जो समर की छुट्टी होती है तो बहुत सारे लोग गांव जाते हैं, देहात जाते हैं। तो उसके लिए पहले से बुकिंग करना पड़ता है, झंझट बहुत होता है। तो उस वक्त शिवसेना का एक ही एमएलए था जिसका नाम छगन भुजबल था। एक ही एमएलए था, मिनिस्टर वगैरह छोड़ दो। लेकिन उस वक्त शिवसेना की शाखा से ज्यादा बसें छूटती थी एसटी की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। उसका पूरा का पूरा बुकिंग शिवसेना की शाखा पर होता था और एसटी की बस शाखा पर आकर खड़ी होती थी। उसमें उसी गांव के, पर्टिकुलर गांव के लोग ही बैठते थे और निकल जाते थे। उसमें कंडक्टर भी नहीं होता था। वो पूरा बुकिंग शिवसेना की शाखा करती थी। आप शाखा में पैसा भर दो, शाखा में आके बस में बैठो, और उसमें कोई कंडक्टर नहीं होता था, बीच में नहीं। यहां से निकली, गांव पहुंची, गांव से वापस आ गई। तो ये सर्विस शिवसेना देती थी। देखिए, 93 का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसमें शिवसेना की जो शाखाएं थी, रिजर्व बैंक में शिवसेना का यूनियन था, उनके ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। ये जो शिवसेना थी, इसके लिए लोग उसको पसंद करते थे
और कोरोना काल में लोगों ने देखा कि वो शिवसेना तो है नहीं, रही नहीं। इमीडिएट आपको कुछ तकलीफ हो तो लोग, पुलिस थाना अगर नजदीक नहीं तो पहले शिवसेना की शाखा में पहुंच जाते थे। आज वो शिवसेना की शाखा नहीं रही, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को होगा। देखिए बार 68 से मैं देख रहा हूं कि एमएलए इनके चुन के नहीं आते थे, लेकिन कारपोरेटर आते थे। क्यों? कि अगर कारपोरेटर रहेगा तो दिन रात शिवसेना की शाखा चलेगी, भले रात को बड़ी रात होगी, फिर भी अगर कोई तकलीफ हो तो हम शाखा में दौड़ कर जा सकते हैं। इसके लिए शाखा चलती रहनी चाहिए। इसके लिए एमएलए शिवसेना का नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन कारपोरेटर चाहिए। अगर वो शिवसेना नहीं बची है तो बीएमसी में क्या होगा आप समझ सकते हैं। सही है। चलिए अब प्रश्न ले लेते हैं। भाऊ, बीजेपी पुढच्या वर्षी बीएमसी मरेल का? हाँ, तो मैंने वही तो बोल रहा हूँ ना, आराम से जीत जाएंगे बीजेपी, आराम से जीत जाए। असल में तो लास्ट टाइम ही बीजेपी ने इतनी बाजी मारी है। 82 छोटी छोटी बात नहीं है, छोटी संख्या नहीं है। और उसमें से आपको भी पता नहीं होगा कि कम से कम 10-12 तो पुराने शिवसैनिक ही है। उसमें एक बात बता दूं, माहिम के एक लेडी कारपोरेटर है, उसका नाम गंभीर है। उसका पिता 73 में पहले कारपोरेटर बना, सुरेश गंभीर। वो आगे चलकर 4 बार एमएलए बना, और उस एमएलए क्षेत्र में जितनी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के एक एक वोटर का नाम तक सुरेश गंभीर को पता था। लेकिन उसके बेटी को टिकट नहीं मिला, इसलिए वो गुस्से में निकल गया, और उसकी बेटी, उसका ही काम था, उस पर तो शिवसेना बीजेपी के, उसकी बेटी बीजेपी की कारपोरेटर बनी। तो ऐसे बहुत, प्रभाकर शिंदे है, बहुत सारे हैं जो बीजेपी में चले गए। अब इसके बाद बहुत सारे लोग शिवसेना के ही बीजेपी में जाएंगे, या तो राज ठाकरे के पास जाए, वो दूसरा अल्टरनेटिव है। जी। अगला प्रश्न। एक मिनट, और कल परसों की बात बता दूं, अभी असेंबली का सेशन चालू था, तो विधान परिषद में दिवाकर रावते और रामदास कदम, ये देवेंद्र के सरकार में जो 2 मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या भाषण किया है देखो, क्या भाषण किया। रावते बोले कि क्या चल रहा है, मैं अगर कल मर जाऊं और स्वर्ग में चला जाऊंगा और बाला साहब मिलेंगे तो उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। ये रावते बोला है, इनका ही 1-1.5 साल पहले का मिनिस्टर। और रामदास कदम बोला कि मुझ पर ऐसी स्थिति मत लाओ कि मैं ही बाहर असेंबली के पहिए पर सीढ़ी पर बैठकर उपोषण करूं। ये कोई बीजेपी वाला नहीं है, ये शिवसेना के एमएलसी है। और पुराने रावते ये 68 के पहले शाखा प्रमुख थे, दादर के मनोहर जोशी जहां से कारपोरेटर बने वहां के। ये कोई कल आया हुआ प्रियंका चतुर्वेदी जैसा शिवसैनिक नहीं है, मैं जिनके नाम ले रहा हूं। जी। अगला प्रश्न है, संजय राउत की गलिच्छ भाषा का राज क्या है? भाऊ, रामनाथ गोयनका और संजय राउत का किस्सा बताइए। डॉक्टर चेतन। अब क्या बोलूं मैं, देखिए आपको याद होगा कि एक्सप्रेस, या जो एक्सप्रेस ग्रुप है, वो तो इमरजेंसी में भी शरण नहीं गया था इंदिरा जी को। लेकिन संजय राउत ने जो एक आर्टिकल लिखा, इसके लिए रामनाथ गोयनका और इंडियन एक्सप्रेस को अरविंद इनामदार नाम के जॉइंट कमिश्नर के माफी मांगनी पड़ी थी। बड़ा आर्टिकल लिख के माफी मांगनी पड़ी थी। और सिर्फ लोकप्रभा, जिस वीकली की बात कर रहा हूं, उसमें संजय राउत का आर्टिकल था, उस पर डिफेमेशन केस डाली थी अरविंद इनामदार ने, जो जॉइंट कमिश्नर थे। और ये बात कर रहा हूं जब मेरा ख्याल है रिबेरो शायद कमिश्नर थे, उसकी उस समय की बात है।
तो इन्होंने ऐसा आर्टिकल जो बकवास करते हैं वही आर्टिकल लिखा था वैसा ही, और उस पर डिफेमेशन केस डाला था, तो इंडियन स्पेस को माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये कहां तक उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेके जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते हमको समझ में आएगा। अगर रामनाथ गोयनका को झुकना पड़ता है तो शरद पवार और ये क्या है, उद्धव ठाकरे। डॉक्टर चेतनी पूछ रहे हैं, देश में शरद पवार जी को एक बड़ा नेता मानते हैं, 30 सालों से शरद पवार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बन पाए? तो उनका तो असेसमेंट मेरा ऐसा है कि देखिए, शरद पवार के पास क्वालिटीज है, क्षमता है, कुशाग्र बुद्धि है, वो अच्छे राजनीतिज्ञ है, लेकिन ये ऐसा होशियार विद्यार्थी है कि जिसका आग्रह ये कि मैं तो नकल करके ही मेरिट में आऊंगा, और हर बार पकड़ा जाता है। इसीलिए 30 साल से प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। जब मोदी जी चुनाव के राजनीति में भी नहीं थे, तब से ये प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। 91 से, राजीव गांधी की हत्या के बाद से आज 30 साल हो गए, लेकिन क्यों नहीं हो रहे? ये हमेशा तिकड़मबाजी करते, मेहनत नहीं करना चाहते। जी, अगला। अगर राज ठाकरे भाषा और प्रांतवाद की पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं तो क्या उनमें आपको एक सशक्त और भावी मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं? मैं नहीं मानता वो मुख्यमंत्री हो गए, मैं नहीं मानता। हाँ, लेकिन राजनीति में उनका भविष्य है, क्योंकि उनके साथ उनकी उम्र है, अभी उम्र है, और एटलीस्ट 1-1.5 साल से वो बहुत संभाल के बातें करते हैं, जो स्टेटमेंट करते हैं या कुछ करते हैं तो बिल्कुल नाप तौल के कर रहे हैं, जो इसके पहले नहीं करते थे। तो उनका भविष्य, क्योंकि देखिए एक बात होती है कि शिवसेना, शिवसैनिक का जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट में आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो सारे शिवसैनिक शिवसेना बीजेपी या कांग्रेस में जाकर खुश नहीं रह सकते। उनको जिस ढंग का काम करना है उसके लिए मनसे जैसी राउडी पार्टी ही चाहिए। अगर शिवसेना नहीं है तो मनसे है, तो वो मनसे में चले जाएंगे। जिनको सीरियस पॉलिटिक्स करनी है वो बीजेपी में जा सकते हैं, एनसीपी में जा सकते हैं। इसलिए राज ठाकरे को भविष्य है। शायद वो, देखिए शिवसेना भी कोई पार्टी नहीं थी, शिवसेना कहां से आई ये हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। महाराष्ट्र एक भाषिक राज्य, एक स्टेट होनी चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा एक संघर्ष हुआ था जिसमें सारी पार्टियां सम्मिलित हुई थी, और इन्होंने बहुत बड़ा धक्का कांग्रेस को दिया था। लेकिन महाराष्ट्र बनने के बाद उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, पीडब्ल्यूडी पार्टी, हिंदू महासभा, जनसंघ वगैरह थे, वो तो हट गए। लेकिन उस मराठी अस्मिता के नाम पर जो युवागण इकट्ठा हुआ था वो तो किसी पार्टी का नहीं था, तो इनके एमएलए चले गए। लेकिन समिति नाम का जो माइंडसेट था, संयुक्त महाराष्ट्र समिति, उसको फुलाने की कोशिश बाला साहब ठाकरे ने की, और एक कार्टूनिस्ट को उस युवा गण ने नेता बना दिया, जिसको हम बाला साहब ठाकरे बोलते हैं, जिसको शिवसेना प्रमुख बोलते हैं, और उनकी संगठना थी शिवसेना। तो जो शिवसेना थी वो पूर्वाश्रमी की भूतपूर्व समिति ही है। अगर शिवसेना या संजय राउत वगैरह मानते हैं कि हमारे पास ये लोगो है, तो उस लोगो से कुछ नहीं बनता। इंदिरा जी हट गई तो कांग्रेस बची नहीं उस समय की, जो बैल जोड़ी का निशान लेकर चलती थी। फिर जो दूसरी कांग्रेस इंदिरा जी ने बनाई वो यशवंतराव चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी की हो गई, लेकिन वो चल नहीं पाई थी, इंदिरा जी निकल गई, तो उनके साथ कांग्रेस हाथ का पंजा लेकर भी खड़ी हो गई। तो उसी तरह से अगर शिवसेना जो ब्रांड है, उद्धव ठाकरे जी ने जो ब्रांड वैल्यू थी शिवसेना की, वही पिछले कुछ सालों में गवा दी है।
तो इसलिए वो ब्रांड अगर चलना है तो राज ठाकरे चला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी। देवाशीष मिश्रा, भाऊ व संजय सर प्रणाम। सत्ता के लिए बाकी नेता चाहे कुछ भी करें, पर मोदी जी ने अभी तक टोपी नहीं पहनी। क्या महाराष्ट्र में भाजपा के अंदर सब ठीक चल रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। फिर भी देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नेता है जिस पर मैंने जो सुना है वैसा है कि शायद एनसीपी उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन पवार साहब ने शर्त रखी थी कि देवेंद्र को हटा दो, तो उसको मोदी ने इनकार कर दिया। अरे मुझे वो सही लगता है कि आगे 25-30 साल अगर कोई लीडर खड़ा रहने वाला है तो 2 साल 4 साल की सत्ता के लिए उसको खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो लीडर रहेगा तो पार्टी रहेगी। तो महाराष्ट्र के बीजेपी में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उस पर अंकुश अमित शाह और मोदी का है। तो ये महाराष्ट्र की बीजेपी को ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे। जी। भाऊ, बीएमसी निवडणूक पर्यंत एमवीए युति रहणार का? दुष्यंत परमार, क्या बीएमसी के चुनाव तक यही युति एमवीए रह पाएगी? युति है ही नहीं ना, है ये सरकार रहेगी कि नहीं पता नहीं, अभी 2 महीने के बाद देखेंगे, और 2 महीने भी दूर है। अभी जो चल रहा है इससे सर्वाइव कितना करते हो देखेंगे। अब देखिए, एक छोटी सी बात है कि 12 एमएलसी को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर अड़े बैठे और ये कुछ नहीं कर पा रहे। इससे इनकी ताकत कितनी है समझ में आता है। पवार साहब का इतना बड़ा हम हमेशा क्या बोलते हैं गुणगान करते हैं, लेकिन पवार साहब राज्यपाल से बात करके 12 एमएलसी की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कोशियागिरी के सामने होशियारी नहीं चलती। सही है। नेक्स्ट, मितुल पंचाल, भाव को सादर नमन। आप भारत के सबसे सुंदर राजनीतिक विश्लेषक हैं। मराठी ज़्यादा नहीं समझ पाता, फिर भी उनकी मराठी चैनल देखता हूँ। राज ठाकरे ऑब्लिक मनसे का भविष्य क्या है? ये तो भाव ने अभी बता दिया, इसलिए दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। तो उनका भविष्य उज्जवल है, ऐसा बताया। मनीष पाडोले जी, धन्यवाद। विभव पानंडकर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। मनीष पडोले जी, भाऊ, व्हाट इज योर व्यू ऑन परमवीर सिंह लेटर टू सीएम? इज इट ऑन बिहेस्ट ऑफ शिवसेना टू चोक एनसीपी? नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं मानता। देखिए, अब ये होता है कि मैं आपको एक बात बता दूं, एक हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए, भिदरन वाले कहां से पैदा हुए थे? भिदरन वाले को जनता पार्टी को सताने के लिए उनके साथ जो अकाली दल था उनका ही आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भिदरन वाले को दे दिया। वो तो बिल्कुल छोटा आदमी था, और झैल सिंह ने उनको आगे किया, उनको फाइनेंस किया, और भिदरन वाले खालिस्तान की मूवमेंट लेकर खड़ा होने तक देश में सत्ता पलट हो गया। और बाद में अब अब कोई जरूरत नहीं है खालिस्तान की, तो उसको रोकने गए। तो भिदरन वाले बोला कि अब मैं चुप क्यों बैठूं, मेरी अपनी ताकत बन गई है। अब ये देखिए, 6-8 महीने से परमवीर सिंह जो है वही तो महाराष्ट्र की इज्जत है। ये किसको बचा रहे थे? मुंबई पुलिस को नहीं, परमवीर सिंह जो कर रहे थे उसको इन्होंने महाराष्ट्र का स्वाभिमान माना था। और आज जब वो गले की हड्डी बन गई तो उसको हटाने गए, तो उसे बोले अभी चुपचाप तू ये कर ले। तो ये भिदरन वाले बनने को राजी नहीं था। तो उस समय भिदरन वाले को मारा गया था, तो उसका परिणाम आपके सामने है। परिणाम आपके सामने, इंदिरा जी की बलि चढ़ी थी। तो ये जो ऐसा राजनीति चलती है ना, उस पर एक ध्यान रखना चाहिए कि भाई
गड्ढा तो हम दूसरे के लिए खोद रहे, लेकिन हम ही गिर गए तो। और ये दुनिया में बार बार होता गया। देखिए, बेनजीर को पॉलिटिक्स से खत्म करने के लिए नवाज शरीफ ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लाया, परवेज मुशर्रफ ने उनको उसी में फंसाकर खत्म कर दिया, याद है ना आपको। तो जब आप कूटनीति करते हो तो कम से कम ये सोचो कि भाई हम उसमें ना फंसे। सही है। डॉक्टर चेतन भाऊ, आप संस्कृत शब्द हुतात्मा का अर्थ बता दीजिए। मुंबई में प्रसिद्ध हुतात्मा स्मारक है, वीर गति को प्राप्त होना ये ठीक है, लेकिन क्या हुतात्मा परफेक्ट है? हुतात्मा का मतलब जो समर्पण कर देता है। हुतात्मा हम शहीद बोलते हैं ना, शहीद का ही मतलब हुतात्मा होता है। शहीद उर्दू फारसी शब्द है, मराठी में हम उसको हुतात्मा बोलते हैं। सुबू, नमस्कार भाऊवाणी दीक्षित जी। MVA वसूली सरकार जाऊन, NCP बीजेपी च मांडवली सरकार येईल का? तो मैंने वो तो पहले बोल दिया, मैं नहीं मानता ऐसे सरकार आएगी। हाँ, आएगी तो भी गिराने के लिए ही आएगी, गिराने के लिए ही आएगी। अब ये सरकार अगर टूटनी है तो भाई ठीक है, NCP के साथ 1-2 महीने सरकार चलाए, को गिराएंगे। जैसे आपको याद होगा, मायावती पहले 40 दिन के लिए कुछ सरकार बनी थी, मुलायम सिंह को गिराने के लिए मायावती की सरकार बनी थी उस वक्त, याद होगा आपको। 96 या 95 में कभी बनी थी, याद होगा। हाँ, चंद्रशेखर की भी सरकार ऐसी तो बनवाई थी। बिल्कुल बने। चंद्रशेखर चरण सिंह की बनी थी। हाँ, चरण सिंह की भी ऐसे ही बनी थी। जयजीत चौधरी, प्रणाम। जैसे ही पवार को राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे थे तो गिरा किसको रहे थे, और पूरे मामले में एक वही पार्टी पूरी तरह से गायब, ये पीछे का कोई सूत्र, वही कड़ी मालूम पड़ती है। क्या मुझे समझ में नहीं आया सवाल? समझ में तो मेरे भी नहीं आया। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। निनाद जी पूछ रहे हैं, शरद पवार को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते पकड़ा गया है। देशमुख 15 को चार्टर फ्लाइट से मुंबई गए थे, काहे का क्वारंटाइन। ये तो सही है, ये तो इनका स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन है। नहीं, उस पर मुझे थोड़ा बोलना है। जी, उस पर मुझे थोड़ा बोलना है। देखिए, वाजे मामला शुरू होने से मैंने शायद जून जुलाई में एक वीडियो बनाया था और उद्धव ठाकरे को आगाह किया था कि भाई ये सुशांत सिंह का मामला जो है, इसमें मीडिया को इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है। कोई तो अंदर से दे रहा है, तो इसमें घर का भेदी कौन है वो जरा ढूंढो। लेकिन ये तो सामना पढ़ते बैठते, खुद का गुणगान करते बैठते, दूसरा कुछ सुनते नहीं। तो आप अगर देखेंगे जो कुछ जनवरी से चल रहा है, जनवरी से जो चल रहा है, आप बारीकी से देखेंगे, बारीकी से, तो आपको पता चलेगा कि उकसाया जाता है, एक आरोप होता है, उकसाया जाता है, फिर ये जोरों जोरों से मैदान में आकर अरे संजय दीक्षित झूठा है, भाऊ तोरसेकर झूठा है, फडणवीस झूठा है बोल देते। फिर दूसरे दिन फडणवीस आपने जिसको झूठा बोला उसका सबूत दे देता है और नया आरोप करता है, फिर ये बोलते हैं ये भी झूठा है, फिर जाके दूसरा आता है। तो आपको एक एक ट्रैप में खींचा जा रहा है, शिकंजे में खींचा जा रहा है। तो कम से कम जो बात कर रहे हैं वो जरा कंफर्म करके देखो, ढूंढ के देखो। अब पवार साहब को बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, पवार साहब को ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन पवार साहब तो बोल गए और फंस गए। देखिए, अब आपको नहीं, 1 मिनट और बता दूं कि पवार साहब ने, मेरा ख्याल है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो मैंने उसी शाम को एक वीडियो डाला था, सुबह डाला था कि परमवीर सिंह मौन कदी सोड़ना नहीं। ये परम सिंह ने एक लेटर भेजा और चुप हो गए, किसी से मिलते नहीं, बात करते नहीं। तो ये मौन कब छोड़ेंगे, ऐसा मैंने वीडियो डाला था और उसमें बोला था जब तक सब लोग अपनी रिएक्शन नहीं देते और कमिट नहीं हो जाते,
तब तक परमवीर कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। और पवार साहब ने पहली प्रेस ले ली, उसके 1 घंटे बाद परमवीर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। अब परमवीर ने उस लेटर पर पवार ने दूसरी कॉन्फ्रेंस ले ली, फडणवीस उसके बाद आ गए। तो जरा सामने वाला बोल रहा है सुन लो, वो गलत है, मूर्ख है, मानता हूं मैं, लेकिन फिर भी सुन लो। मेरी आदत है, आप सब लोग राहुल गांधी को उसकी मजाक उड़ाते हो, मैं उनको सीरियसली समझने की कोशिश करता हूं, तब जाके मुझे पता चलता है कि ये क्या बताना चाहते हैं और वह कहाँ गलत है, लेकिन उनको समझने की कोशिश करनी है। तो पवार साहब भी उसमें फंस गए। तो ये स्ट्रेटेजी समझ लो, वो बोलते बोलते नहीं फंसे, वो बोल रहे थे, उसी वक्त अमित मालवीय का ट्वीट आ गया, और उस ट्वीट में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो थी जहां माइक वगैरह रखे हैं, और वो ट्वीट खुद अनिल देशमुख ने की थी। तो पवार कितने बुरे फंसे देखिए। तो आप कहां फंसने वाले हैं उसका भी पता बीजेपी को था। एक गोलमाल करके पिक्चर आई थी, अमोल पालेकर वगैरह थे, विंध्या गोस्वामी, उत्पल दत्त। तो मुझे याद है उसमें वो उत्पल दत्त जो विंध्या गोस्वामी का पिता होता है, वो चेस खेलता है और उधर रखता है कुछ, और सामने जाके बैठता है, वो खुद ही दूसरी बाजू से खेलता है। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हो या कोई लोग जो खेल रहे हैं, वो दोनों तरफ से वही खेल रहे हैं। और उद्धव हो, अनिल देशमुख हो, शरद पवार हो, वो इनके प्यादे और मोहरे बना दिए। चलिए अगला सवाल है। निनाद सरसेना इतकी मूर्खता संजय रावणच्या विकेट पवारनी पडली पण सेना देशमुखला पाडू नाही शकली. पवारनी सेनाचा गेम केला मोठावाला. नहीं तो वो तो उन्होंने खुद बोला था ना, वो खुद बोला था, और सामना के इंटरव्यू में बोला था कि आपको और बीजेपी को दूर करने के लिए, आप पे दरार पैदा करने के लिए ही मैंने 5 साल गेम खेला। और ये सामना छप रहा है, बता रहा है कि हम कैसे मूर्ख है। सामने जो बैठा है वो ये 5 साल से हमको उल्लू बना रहा था, और हम बीजेपी के साथ सरकार बनाकर बीजेपी को ही गाली दे रहे थे। ये मेरा खेल था, ये पवार बोल रहे थे और इंटरव्यू ले रहे थे शिवसेना के प्रवक्ता। तो आपको उल्लू बनाने की क्या जरूरत है, आप उल्लू है ही। शिवानी Barai, why ATS is not handing Hiren case to NIA? दे दो, पहले में एटीएस से ये केस जो है वो एनआईए के लिए देने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जबकि ये रश्मि शुक्ला के फोन सर्वाइलेंस के टेप और रिकॉर्ड आने का जो खुलासा हुआ है, तब से ये डर गए कि अगर ये भी हाथ से निकल जाए तो बहुत सारा मामला संगीन हो जाएगा। इसलिए लेकिन एनआईए ने फिर तो उसकी जांच शुरू कर दी है अपने आप ही। तो एनआईए तो अगर चाहेगी तो उसको करेगी, नए सिरे से करेगी, उन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल कर दिया। सुभाष पिपलानी, मेरा प्रश्न है कि बीजेपी क्यों नहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाती, डर किस चीज का है? देखिए, नेपोलियन का एक कहना है कि अगर आपका दुश्मन सुसाइड करने वाला है तो उसके काम में हस्तक्षेप मत करो। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। विपिन कुमार सर, महाविकास अघाड़ी के महापाप की सरकार बनने पर आम मराठियों को कितना रोष व्याप्त है? क्या ये जबरदस्त है या फिर भी ये भी गुजर जाएगा पॉलिटिक्स में? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं भाऊ? हाँ, नहीं आए हेलो, चुप। हाँ बोलिए। अगर महाविकास अघाड़ी के महापाप की सरकार बनने पर आम मराठियों में कितना रोष व्याप्त है? ये जबरदस्त है या है फिर? तो
लोगों कोरोना काल में लोगों ने भुगता है और आज भी भुगता है, आज भोग रहे। देखिए देश में जितने कोरोना सेकंड वेव में आए हैं लोग, उसमें से 60% अकेला महाराष्ट्र के। हम दूसरी बार लॉकडाउन में जाने की धमकियां हमें मिल रही, और यूपी में 22 करोड़ लोग हैं, वहां क्यों नहीं दूसरी बार हो रहा है कहाँ? सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो ये सरकार का कारोबार क्या चल रहा है तो लोगों के सामने तो रोष तो है ही। नरेश, विदेशी महिला और अउल बाबा पवार को फंसा के दम लेंगे मुकुल रोहतगी परमवीर का केस लड़ रहा है। ये तो अनगाइडेड मिसाइल है, अनगाइडेड मिसाइल है। वो कहां तक पहुंच जाएगा उसका अभी बता नहीं सकते। इनके हाथ से तो उमंग, छूट गया है। और जैसे भस्मासुर था, वो फिर भगवान भोले शंकर को ही हाथ दिखाने के लिए आ गया था, तो इन्होंने खड़ा किया, उनके पीछे दौड़ रहा है अभी और भाग रहे हैं। उमंग तनेजा कह रहे हैं कि परमवीर ने साध्वी प्रज्ञा जी की कमर तोड़ी थी, तो बुरे काम का बुरा नतीजा परमवीर को मिल रहा है। वो भी केस इससे जुड़ने वाला है, जरा इंतजार करो बहुत, ये तो शुरुआत है, ये बहुत बड़ा मामला होने वाला है। इसमें सुशांत केस आएगा, दिशा सलियन केस आएगा। देखो जिसमें जिसमें वाजे है, हाँ। जिसमें जिसमें परमवीर है, ये सब मामले एनआईए के रिलेवेंस करके आ जाएंगे उसमें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल छोटा मामला नहीं, इसका पॉलिटिक्स हटाकर उसको देखना चाहिए। करेक्ट। नमस्कार भाऊ साहब, एमएनएस का क्या फ्यूचर है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, भाऊ इसका उत्तर दे चुके हैं, इसलिए मैं आगे लेता हूँ। जयजीत चौधरी, प्रणाम संजय जी, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ये पीछे का खेल कांग्रेस का तो नहीं है, अजीत जोगी की तरह। लंबा इतिहास है आईएएस आईपीएस जजेस किडनैपर्स को प्रयोग में लाने का। अब कांग्रेस में बचा कौन है अहमद पटेल के जाने के बाद जो ऐसा खेल खेल सके? नहीं, कांग्रेस के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। देखिए सोनिया बाप माँ बेटे और बहन एक ही काम कर रही, ये सब निकल जाए कांग्रेस। देखिए मुंबई में जो टेक्सटाइल मिल का स्ट्राइक हुआ था, वो कभी पीछे ही नहीं लिया गया, पीछे ही नहीं लिया गया। और मालिकों को चाहिए तो, क्योंकि उनको मिल भंगार में बेचनी थी, जमीन की कीमत बहुत हो चुकी थी ना। तो अब इनको मालूम है कांग्रेस का तो रिवाइवल होने से रहा, लेकिन देश भर में कांग्रेस की स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी बोलते 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर ये सब निकल जाए तो बचता है कौन? गांधी फैमिली। तो जो बची कुची प्रॉपर्टी है उनकी है, तो उनको तो भंगार बेचना है। इसलिए वो बोलते कि न चलाएंगे न चलाने देंगे। तो मिल ओनर से वो तो मिल चलाते भी नहीं थे और चलाने देते भी नहीं थे। ठीक उसी ढंग से कांग्रेस के लिए गांधी परिवार वो कर रहा है कि उनको पार्टी तो नहीं चलाने देंगे दूसरे किसी को, क्योंकि एक एक करके जितने निकल जाए तो स्टेक होल्डर्स खत्म हो जाते, फिर यही बचते, और उनके कोई चट्टे बट्टे हैं वो बचेंगे। सही है सर। पवार साहब, नेशनल थर्ड फ्रंट टू फाइट मोदी एंड बीजेपी, रूमर्स आहे, खरा आहे का? नहीं नहीं, नेशनल फ्रंट क्या बनेगी? नेशनल फ्रंट वगैरह कुछ बनती नहीं। नेशनल फ्रंट मैंने अभी मैं आपको बोल दूं तो 57 से, यानी मैं स्कूल की उम्र में था तब से पॉलिटिक्स नजदीक से देखता रहा हूं, और इतने सालों से ये फ्रंट की बातें हम सुनते आए, लेकिन कभी हुई नहीं, और अगर हुई भी तो कभी उसके कुछ निकला भी नहीं। तो ये फ्रंट बातें बातें करने के लिए एकेडमिशियंस के लिए, यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में बैठे जो प्रोफेसर है, थिंक टैंक है, उनको भी कुछ खाने के लिए चाहिए ना। तो इसके लिए ऐसी चर्चाएं चलती रहनी चाहिए, तो भूखे मर जाएंगे। डॉक्टर हैं भाव सादा चरण स्पर्श, आपके बुक्स का हिंदी अनुवाद करवाएं। मैं हिंदी भाषी हूँ पर मुझे पढ़ना है। मैं आपके सारे वीडियोस कम से कम 3 बार देखता हूँ। अरे बाप रे देखेंगे आगे चलकर, अभी जरा कोरोना उठने दो
तो मुझे भी पोर्टल वगैरह बनाना है, लेकिन घर से निकल नहीं सकता, मेरी उम्र ज्यादा है और डॉक्टर के रिस्ट्रिक्शन से मैं एक कुर्सी पर बैठ के सब करता हूँ। कुछ इक्विपमेंट भी नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या करें, कोरोना की कृपा से ये शुरू हो गया है वीडियो का मामला, वरना मैं तो सिर्फ ब्लॉग वगैरह लिखता था। लेकिन थोड़ा खत्म हो जाएगा कोरोना तो उससे आगे चलकर बहुत सारा कुछ करेंगे। उम्मीद है, जी उम्र विवेक ज्यादा है लेकिन उम्मीद है, इच्छा भी है। विवेक मोहन भाऊ जी, क्या महाराष्ट्र में चुनाव होंगे या फिर से बीजेपी शिवसेना के साथ आएगी? शिवसेना का साथ बीजेपी, तो ये तो हो गया सवाल, ये इसके बारे में चर्चा हो गई, आगे लेता हूँ। विल अजीत पवार ब्रेक अवे एंड ज्वाइन विद बीजेपी अगेन? अभय, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उससे जो भी होगा वो मिड टर्म पोल की तरफ जाएगा। जी। डीपी धन्यवाद। मनीष पड़ोले, हाउ योर कमेंट ऑन कुमार केतकर स्टेटमेंट इन राज्यसभा? वो बोलते हैं जिलेटिन की कांडिया कहाँ से लाई, वो बताइए। उनको तो राज्यसभा के चेयरमैन ने बोला कि तुम आप एलिगेशन नहीं कर सकते प्रश्न सर, लेकिन कुमार केतकर क्या बोले उनको कि सवाल सवाल क्या पूछ रहे थे उनको ही पता नहीं है। और जिलेटिन की कांडिया कहाँ से भी लाई, फूटेगी कहाँ, उससे मतलब होता है ना। वो अमेरिका से आई हो या नागपुर से आई हो या चेन्नई से आई हो या पाकिस्तान से हो, मतलब वो कहाँ रखी गई थी उससे मतलब है। करेक्ट। भाऊ, शिवसेना मुस्लिम और ईसाई लोगों के घर वापसी करने की मुहिम छेड़ देती तो थोड़ा जनसमर्थन हासिल हो सकता है, शिवसेना बीजेपी के मुकाबले उतर सकती है। घर वापसी नहीं होंगी अब, मुझे नहीं लगता कि अब देखो चंद्रा बाबू भी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो अभी आप ये सवाल ऐसा कर रहे हैं कि भाई 8 नवंबर 2016 के पहले के नोट थे वो चले गए क्या, वो फिर मार्केट में आएंगे क्या, ऐसा सवाल पूछ रहे। अगला प्रश्न, अविनाश कुमार जाने, वो कैसे लोग हैं जो शरद पवार जी को होशियार कहते हैं? वो इंसान जो होशियारी पर होशियारी करते करते अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रह जाए। क्या समझन? कह रहे हैं कि शरद पवार जी होशियार तो बहुत बनते हैं लेकिन होशियारी में ही फंस गए और उल्टा अगर पैदा सवाल होते हैं फिर ना से इसको। पूछिए। कह रहे शरद पवार जी 1.5 होशियार हैं। और होशियारी हेलो, करते रहते हैं लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो इनको होशियार क्यों कहते हैं? शरद पवार शरद पवार किसके कह रहे बारे हैं में? इनका कि इनको होशियार कहना नहीं गलत है, देखिए, ऐसा इनका मानना है। नहीं बिल्कुल गलत है। देखिए क्या है, आ, आ, मैं पत्रकार बना तब से लेकर पवार राजनीति में, तो मैं तो 50-51 साल से हूँ, वो 4-5 साल ज्यादा उनके होते। लेकिन एक बात है कि उस समय से मीडिया ने उनको सर पर उठाकर रखा है, और वो दिल्ली वालों ने तो आपने तो उनको बहुत सर पर चढ़ा रखा है, स्ट्रांग मराठा, स्ट्रांग मराठा। मैं तो हमेशा बोलता है ये रॉन्ग मराठा है, स्ट्रांग मराठा है ही नहीं। क्योंकि देखिए 80 के बाद ममता आ गई, 2 बार चुनाव जीत गए। ये कल का बच्चा है जगन रेड्डी, उसने अकेले के बलबूते पर पार्टी बनाई। पवार साहब तो 40 साल से तो वही के वही पड़े। 80s में उन्होंने पहली बार अपने बलबूते पर एक पार्टी से चुनाव लड़ा था और एमएलए चुनकर आए थे 54। अब 40 साल बाद 2019 में फिर उन्होंने चुनाव, कितने एमएलए आए? 54, 54। तो 40 साल से एक बच्चा उसी कक्षा में बैठा है और वही जो ये रट रहा है, 50-50-50 रटता जा रहा है। और दूसरे बाजू बाजू वाले बच्चे थे वो केजी से निकले, मिडिल स्कूल गए, कॉलेज गए, फॉरेन में पढ़ने के लिए गए, लेकिन हमारा बच्चा उसी कक्षा में बैठा और आप उसको होशियार बोल रहे हो। और वो भी अपने आप पर खुश है, तो रहने दो खुश। ये अगला, हे सरकार कायदेशीर कार्रवाई ने
वापस आए। कार्रवाई ने घालवता येईल का? नहीं, वो हो सकता है कानूनन आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फेल हो गई है महाराष्ट्र। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है उसका फेल्यूर सामने आ गया, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता कि मोदी ऐसी कुछ गलती करेंगे कि जिसका पॉलिटिकल फायदा, लाभ इनको मिल जाए। ये अपने आप उनको गिराने देंगे और इनको गिरानी पड़ेगी अपने आप में। मैंने बोला पहले कि राहुल गांधी ने कुछ बोला है कि आज के आज मुझे रिपोर्ट भेजो क्या चल रहा है। भाऊ फ्रॉम पुणे, आज संजय जी ने बंगाल ओपिनियन पोल बताया, आप भी अपनी ओपिनियन पोल बताए बंगाल पर। तो भाऊ ने बता दी ना, वो तो बता चुके भाऊ। मैं अभी भी मानता हूं कि बंगाल में बीजेपी शायद मेजॉरिटी क्रॉस करेगी, नहीं तो कम से कम सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी होगी, इस पर मैं पक्का बोल सकता हूँ जी। भाऊ, क्या ये सब वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पे एक्शन हो रहा है? नरेश चंद्र, उस मंजिल तक जाते हुए दिखाई दे रहे जी। नेक्स्ट, सतीश दास, भाऊ नमस्कार। प्रतिपक्ष का निचोड़ आज जेडी पे निकला, अहो भाग जेडी के दर्शक गणों का। थैंक यू सतीश जी। क्या सवाल है उनका? सवाल नहीं है, उन्होंने ये कहा कि साहब की निचोड़ सारा जो प्रतिपक्ष पे आप है ना, उसका निचोड़ यहाँ आ रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा। अगला प्रश्न है, अगर नेशनल चोर पार्टी एनसीपी पिछले 20 साल से ज़्यादा टाइम से ये सब कर रही है, तो क्या इसका मतलब 2006-07 के ट्रेन ब्लास्ट के अक्यूज्ड को भी छुपाया गया? और क्या शिवसेना सुप्रीमो को इनके मंसूबों का पता था? नहीं, मैं अभी अभी ये सब पुराने मामले निकल गए हैं। अब मैंने शुरू में बताया कि ये जो चल रहा है अभी, ये मामला बहुत बड़ा भारी है। ये इतने बहुत लंबा जाने वाला है और उसका पॉलिटिक्स से कोई ये नहीं। जी। अगला प्रश्न, भाऊ जी, पूरे भारत को दिख रहा है, वो उद्धव ठाकरे जी को क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, देखिए, आग बंद करके बैठो तो सूरज निकलने से कोई मतलब नहीं रहता। सही बात है। आग नेक्स्ट, आग खुली होनी चाहिए आपके सामने, और आंखें भी दिखाती है, आंखें भी दिखाती है। हम देखना चाहते, आपको याद होगा 2019 के रिजल्ट आने के बाद दिल्ली में एक बड़ा सेमिनार हो गया, उसमें बोलते हुए सबसे बड़े संपादक शेखर गुप्ता ने बोला कि ये सब हमें दिखाई दे रहा था लेकिन हमको देखना नहीं था। तो वही तो केस उद्धव की भी होगी, उनको भी देखना नहीं है। सुबू पालघर साधूंची केस योगींपेक्षा फडणवीसांना का उचलून धरली नाही, हिंदूची मतम नको आहेत का? नहीं, क्या क्या मुझे समझ नहीं। मराठी में है तो मेरे को भी ज्यादा समझ में नहीं आया। ये पालघर साधु के केस के बारे में कुछ कह रहे हैं कि क्या ये, इसके बारे में फडणवीस जी ने क्यों नहीं बोला? नहीं, बोला तो है, लेकिन देखिए क्या होता है कि मीडिया अगर नहीं दिखाएगा, मीडिया अगर आप देखिए महाराष्ट्र में एक साल भर में पूरा का पूरा मीडिया बोल रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो सरकार है दुनिया में सबसे अच्छी सरकार है, ये बेस्ट सीएम है। यहाँ के सेलिब्रिटी भी लिखते रहे, तो बेस्ट क्या हम दिख रहे। मीडिया को अगर दिखाना नहीं है तो क्या कर सकते हो, आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसीलिए तो मेरा प्रतिपक्ष मराठी में इतना जोरों से चल रहा है, क्योंकि ये बातें जो दिखती है मैं बता रहा हूं, बाकी का मीडिया नहीं दिखा रहे थे। एक यूट्यूब चैनल अभी भी 3 अप्रैल को उसको 1 साल हो जाएगा और मेरे व्यूज हो गए 5 करोड़ होने को आए, 2 लाख उसकी सब्सक्रिप्शन होते आ गई है, और एवरेज 70,000 से ज्यादा एक एक वीडियो देखा जाता है। तो उसका कारण वही है कि मीडिया काम नहीं कर रहा है। सही है। तो इसी के साथ अब हम प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं,
हम भाऊ तोरसेकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जयपुर डायलॉग्स की तरफ से, और जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों का ये आग्रह रहता है कि भाऊ तोरसेकर जी बार बार चैनल पर आए, और हम भी वही उनसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल पे हमारी रिक्वेस्ट जब भी हो तब उसको संसार यहाँ पर आ रहे। जी नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।